हाँ, नमस्कार साथियों। आरएएस 2023 ये एक तरह से बहुत से बच्चों को इंतजार रहता है कि हम आरएएस बनेंगे। अतः वो भर्ती विज्ञापन कल जारी हो चुका है और ये विज्ञापन बहुत बड़ी भर्ती है। 905 पद हैं और 905 पद होने का मतलब है कि बहुत सारे विद्यार्थी सफल होंगे। तो मित्रों, आरएएस 2023 की तैयारी हमें कैसी करनी चाहिए कि ताकि हम हर हाल में सफल हों। अतः आप सबसे पहले तो अपना मनोबल जो है ना वो बढ़ाइए। यस, अपने आप को ये विश्वास दिलाइए कि यस, मैं आरएएस बन सकता हूं और मुझे आरएएस बनना है। अपने आप को सबसे पहले, उसके बाद आगे की चीजें हैं। पहले आप मानसिक तौर पे तैयार हो जाइए कि इस परीक्षा के चरण 3 होंगे, एक प्रीलिम्स, एक मेंस और एक इंटरव्यू। और बच्चा इंटरव्यू से घबराता है। सबसे बड़ी समस्या यहां है। आधे से ज्यादा बच्चे, यार इसमें इंटरव्यू है, कौन तैयारी करेगा इसके। नहीं, इंटरव्यू है क्या? आज तक जो आपने जो पढ़ा है वो इंटरव्यू में है। सामान्य जानकारी, आप राजस्थान के हैं, आपकी स्कूली एजुकेशन नॉर्मल से नॉर्मल। अतः बिंदास तरीके से इंटरव्यू देके आइए, रिटर्न में टॉप लाइए, नंबर रिटर्न में टॉप आए। इंटरव्यू में 100 में से 50 देगा, 60 देगा, 55 देगा, 70 देगा, तब भी चलेगा, लेकिन हमारा रिटर्न टॉप हो। अतः मित्रों, ये भर्ती का विज्ञापन कल जारी हो गया है और अब ये आप फॉर्म अप्लाई 1 जुलाई से कर सकते हैं। और जहां तक सुनने में आ रहा है कि इस आरएएस का जो प्रीलिम्स है, प्रारंभिक परीक्षा, अक्टूबर माह में संभावित है। इसका मतलब है आप जब फॉर्म भर के 1 महीने का समय, जुलाई का, अगस्त, सितंबर, 3-3.5 महीने आपको मिलने जा रहे हैं। मित्रों, हम जब आरएएस दिया करते थे तो 37 दिन में तो आरपीएससी चेयरमैन उस समय एमएल कुमावत थे और पद भी कोई 237 या 137 पद थे 37 दिन में, और उन्होंने मेंस करवा दिया था। और तब भी उसमें भी मैं इंटरव्यू देकर के आया था। तो ऐसे में हमें कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना है कि साहब ये मैं कर नहीं सकता। आप ये सब कर सकते हैं। बस सबसे पहले अपने आप पे विश्वास जगाओ, अपना मनोबल बढ़ाओ, अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करो। यस, मैं बन सकता हूं, आरएएस तो मैं बनूंगा ही, ये अपने आप को कहो। और दिन में सपने देखिए आप, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत चाहिए होगी। एक एक टॉपिक को आप पढ़ते जाइए और याद होता चला जाएगा। अतः मित्रों, अपन चलिए चर्चा करते हैं। आरएएस 2023 कुल पद जो आए हैं वो कुल पद हैं 905। 905 पदों के लिए भर्ती होने जा रही है, जिसमें मुख्य पद जैसे 67 या 65 पद हैं वो आरएएस के लिए हैं। 60 पद जो हैं आरपीएस और 130 पद जो हैं वो आपके हैं अकाउंट सर्विस के। 67 एसडीएम बनेंगे, 60 डीवाईएसपी बनेंगे, 130 के आसपास अकाउंट ऑफिसर बनेंगे। ये प्रॉपर सीटें हैं। लेकिन कुल पद फिर अलाइड अन्य सर्विसेज, बीडीओ है, तहसीलदार है, एसीटीओ है, सीटीओ, ये सारे मिलाकर के टोटल कितने पद हैं? 905। अब ध्यान रखिए आप कि यदि हमें आरएएस प्री पास करनी है तो इसकी रणनीति हम क्या बनाएं? आरएएस प्री के लिए हमारी क्या रणनीति हो? सबसे पहले आप एक ओल्ड पेपर, पुरानी भर्ती परीक्षाओं का ओल्ड पेपर आप ले लीजिए और साथ में आप परीक्षा का पाठ्यक्रम ले लीजिए। सबसे मस्ट क्या है? सिलेबस। और सिलेबस के साथ आप पुराना पेपर भी ले लीजिए, 1, 2, 3, 4। 2013 से ये पैटर्न बदला है।
2013 से पहले स्केलिंग हुआ करती थी, अब वो स्केलिंग नहीं होती है। अतः आप ये 2013 के बाद जितनी बार आरएएस आयोजित हुई है उन सब पेपर्स को निकालिए और सामने रखिए सिलेबस, और अब सिलेबस में देखिए क्या क्या चीजें दी हुई हैं और फिर उनका अध्ययन शुरू कर दीजिए। अतः सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमारा पाठ्यक्रम और ओल्ड पेपर हम देखेंगे। इसमें 150 सवाल आने हैं। कितने सवाल आएंगे? 150। और कुल अंक जो हैं 200 का है आरएस प्रीलिम्स का पेपर, और नेगेटिव जो मार्किंग है वो है 1/3। कुल सवालों की संख्या 150 होगी और कुल अंक होंगे 200, तकरीबन 1.33 के आसपास, 1.32 के आसपास एक सवाल होगा। लेकिन यदि हम गलत करते हैं तो 3 का 1 कट जाएगा, 1/3 हमारा कट जाएगा। सबसे पहले आपने पाठ्यक्रम लिया, पुराना पेपर लिया, उसका अध्ययन किया। अब आप देखिए उसका अध्ययन अलग अलग तरीके से कीजिए कि कहां कहां से कितने सवाल आ रहे हैं। लेकिन अध्ययन करने में पूरा बारीकी से अवलोकन कीजिए। 5-4 पेपरों का अध्ययन करेंगे आप, पाठ्यक्रम का देखेंगे, देखिए सवाल जहां से पूछ रहा है वहां जाएगा ही जाएगा। मित्रों, आपको मैं एक बात बता दूं, पेपर सेटर जो भी होता है उसके पास क्या जाता है, आपकी परीक्षा का पूर्ववर्ती पेपर और जाएगा परीक्षा का पाठ्यक्रम। मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस वाले के पास आप पेपर बनाने भेज रहे हो तो आप सिलेबस की कॉपी भेज रहे हो, साथ में आप पुराना पेपर अटैच कर रहे हो। वो पेपर सेटर अब मनोवैज्ञानिक भ्रम पैदा करते हुए उन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द सवाल बना देगा और वापस आयोग को भेज देगा। अब आयोग 3 जनों से पेपर बनवाता है, जिसका निकल गया लॉटरी में वो प्रेस को छपने के लिए भेज दिया जाता है। तो मस्ट क्या हुआ, पेपर बनाते समय पेपर सेटर के पास क्या चीजें हैं, आपका पाठ्यक्रम है और पुराना पेपर है। कुछ बच्चे बड़े बड़े नामचीन संस्थानों में बड़े बड़े लोगों के पास पढ़ते रहते हैं, 6 महीने तैयारी कर रहे हैं, उसके पास सिलेबस की कॉपी नहीं है, उसके पास पुराना पेपर ही नहीं है। बताइए वो अपनी तैयारी को अंजाम कैसे देगा। अतः मित्रों, सजग रहिए, जागरूक बनिए। किसी भी कोचिंग संस्थान में किसी भी टीचर के सामने आप पढ़ रहे हैं, सिलेबस प्रत्येक रजिस्टर में चिपका के रखिए कि साहब ये मेरा प्रीलिम्स का सिलेबस है, ये मेरा मेंस का सिलेबस है। और अब टीचर पढ़ा रहा है, एक एक बिंदु को आप हाईलाइट करते जाएंगे, ये मेरा हो गया है। और उस टॉपिक से पूर्ववर्ती परीक्षाओं में कैसे सवाल पूछे गए हैं, कैसा पूछ सकता है, इन पे हमें ध्यान रखना है। तो ये 150 सवाल, 200 अंक के हैं, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है। थोड़ी सी बात मित्रों, कुछ बच्चे ये रहता है कि सर गरीब घर से हैं और सर आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं है और सर आरएएस बनना बड़ा मुश्किल है, वो आरएएस बनना एक जुआ है। देखिए मित्रों, तैयारी तो आप दिल्ली पुलिस की करो, राजस्थान पुलिस की करो, तैयारी तो करनी पड़ती है। यही इतिहास, यही भूगोल, यही राजनीति विज्ञान, यही मैथ्स, रीजनिंग, स्टैटिक्स, करंट, इकोनॉमिक्स हमें उन कंपटीशन में भी पढ़ना पड़ता है और यहां भी पढ़ना पड़ता है। बस थोड़ा सा जटिलता का स्तर है, भाषा जो है वो थोड़ी सी टिपिकल बनाता है, चीजें वही हैं। माना कि आर्थिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है विद्यार्थी के लिए, लेकिन इतनी भी महत्वपूर्ण नहीं होती है। आजकल सभी के पास संसाधन है लगभग, और वो पढ़े तो बन सकता है। लेकिन पहले, सबसे पहले हमारी सोच क्या हो, सकारात्मक हो, और नींद में भी वो एसडीएम बना हुआ दिखना चाहिए। नींद में भी वो डीवाईएसपी का, हाँ, काली टोपी, नीली टोपी, 3 तारे, यस मैं डीवाईएसपी हूं, मैं अकाउंट्स अफसर हूं, एसडीएम हूं, ये दिखना चाहिए। और जब दिखेगा उतनी मेहनत करोगे। स्वतः अभिप्रेरित होने की आवश्यकता है। अपने आप को अपना गुरु बना लीजिए और जहां समय खराब हो रहा है उस समय को सही जगह यूटिलाइज कर दीजिए।
आपकी एनर्जी जहां खराब हो रही है उसको हटा करके आप सही जगह पे लगा दीजिए, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। एक मित्रों कल ही विज्ञापन आया है और बच्चे लग गए हैं अब किसके, फलानी कोचिंग के नोट्स, फलाने टीचर के नोट्स, ऐसे करके इतना सारा बोझ इकट्ठा कर लेते हैं। उस बोझ के नीचे दब के नहीं मरना है, हमें आरएएस बनना है। अतः कोई एक नोट्स तय कीजिए, कोई एक किताब सेलेक्ट कीजिए और फिर उसका अध्ययन कीजिए। उस एक ही किताब को, उस एक ही नोट्स को 10 बार पढ़िए और उस नोट्स को ऐसे पढ़िए कि सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उस नोट्स को ऐसे ना पढ़ें आप, सवाल आ रहे हैं और भविष्य लक्ष्य है तो पढ़िए आप। और ज्यादा बेटर होगा कि आप अपने नोट्स स्वयं बनाएं। सबकी अपनी अपनी रणनीतियां होती हैं, सबके अपने अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, सबका अलग अलग पारिवारिक माहौल है, सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। अतः एक समान कोई चीज लागू नहीं हो सकती है। इसलिए भिन्न भिन्न विद्यार्थी पे और वो विद्यार्थी अपनी रणनीति अपने हिसाब से बनाए कि मुझे कैसे सेलेक्ट होना है। तो मित्रों ओल्ड पेपर ले लीजिए, सिलेबस ले लीजिए और टॉपिक वाइज उसका अध्ययन कीजिए। अब देखिए कुछ बच्चे कहते हैं साहब हम कमजोर होते हैं। कमजोर कोई भी विद्यार्थी आप में से नहीं होता है। देखिए थोड़ी देर के लिए आप बोर्ड पे आ जाइए, ध्यान दीजिए। कुछ विचारक हैं बुद्धिवादी और कुछ विचारक हैं अनुभववादी। ये कमजोर विद्यार्थियों के लिए जो कहे कि साहब हम कुछ कर नहीं पाते हैं, हम कमजोर हैं, ये बुद्धिवादी जो हैं ये बुद्धि को जन्मजात मानते हैं। क्या मानते हैं? जन्मजात। कि बुद्धि तो क्या है? जन्मजात है। प्रतिभाशाली ये तो जन्म से ही है। और अनुभववादी इसको किससे मानते हैं? अनुभव द्वारा अर्जित है बुद्धि। अनुभव द्वारा अर्जित है बुद्धि। अनुभव का मतलब आप अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा आंख नाक कान क्या महसूस कर रहे हो और फिर आपके ब्रेन में इनपुट जा रहा है। ये अनुभववादी हैं, व्यवहारवादी हैं। देख करके प्रत्यक्ष अनुभव किसी चीज को करके और फिर ज्ञान को स्थापित कर रहे हैं। बुद्धिवादी कह रहे हैं कि नहीं जन्मजाति है। तो ध्यान रखिए मित्रों, ये बुद्धिवादी बच्चे को कमजोर बताते हैं, अनुभववादी कमजोर नहीं बताते हैं। क्योंकि ये तो ज्ञान को क्या कह रहे हैं? जन्मजात। मैं इनके पक्ष में नहीं हूं। मैं किनके पक्ष में हूं? अनुभववादी के पक्ष में हूं। क्यों नहीं हूं? अगर जन्मजात होता ज्ञान तो मैंने मेरी मां को मां कहना पर्यावरण से सीखा, परिवार से सीखा, या फिर मैं जन्मते ही दिमाग में लेकर के आया था। अतः ध्यान रखना, मां को मां कहते हैं कुछ लोग जीजी कहते हैं, कुछ लोग और भी नामों से बोलते हैं। वो नाम आपके 2-3 महीने 4 महीने बाद में आपके दिमाग में जाने लगा है। इसका मतलब कहां से आया? वो आपने देखा कि कोई आ रहा है और बगल में सो रही महिला को मां कह रहा है। आपने संबंध स्थापित कर लिया कि ये मां है, ये जीजी है या कोई और, ये मम्मी है। जो नाम ज्यादा उच्चारित हो रहा था आपने उसको वो बोलना शुरू कर दिया। अतः ज्ञान जन्मजात है कि ज्ञान अर्जित है? बुद्धि जन्मजात है कि अर्जित है? जन्मजात भी थोड़ा बहुत होती है, लेकिन ज्यादा किसको कहोगे आप? अनुभववादी है। अतः ये मां को मां कहना हमने पर्यावरण से सीखा, परिवार से सीखा। अतः कोई भी बच्चा मेरी नजर में कमजोर नहीं है। साइकोलॉजी में बिन्ने, टर्मन, स्ट्रन ये सब बुद्धि के सिद्धांत देते हैं। वो बुद्धिवादी विचारक हैं कि इतनी बुद्धि का प्रतिभाशाली होगा 140 से ऊपर सर्जनशील होगा, 25 जिसमें वो मूड होगा। कुछ बच्चे मेरी तरफ देखते रहते हैं कि सर हमारे में 40 है 50 है। नहीं, मेरे हिसाब से आप सब में 150 से प्लस है, बशर्ते कि आप अपनी प्रतिभा को स्वयं पहचान लें और अनुभव के द्वारा, रणनीति के द्वारा, अपने भाषा चातुर्य के द्वारा
अपने बुद्धि कौशल जो कि आपने विकसित किया है उसके द्वारा पूरे पर्यावरण से अंतर संबंध स्थापित करते हुए और अध्ययन करते हैं, निसंदेह है आप सफल होंगे, कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए जो है एक डेकार्त वगैरह ये बुद्धिवादी है, अनुभववादी जॉन लॉक है। तो जॉन लॉक ये कहता है, क्योंकि अनुभववाद का जनक है, तो ये एक शब्द यूज करता है टेबुला रासा। क्या शब्द इस्तेमाल करता है? टेबुला रासा। ये लैटिन शब्द है। ये कहता है कि जन्म के समय बच्चे का ब्रेन टेबुला रासा यानी कोरी स्लेट की तरह है। इससे पहले, ये मैंने अभी अभी लिखा है, इससे पहले कुछ लिखा हुआ नहीं था इस पे। तो इसका कहने का मतलब है कि जैसे ये आपको व्हाइट दिख रहा है, कुछ लिखा हुआ नहीं, ऐसी कोरी स्लेट है। फिर धीरे धीरे अनुभव के द्वारा वो बच्चा मां बोलना सीखता है, स्कूल में जाता है तो कै लिखना बोलना सीखता है और धीरे धीरे प्रोसेस शुरू होता है। अतः ज्ञान अनुभवजन्य है, ज्ञान ग्राह्य है, ज्ञान अर्जित किया जाता है, ज्ञान जन्मजात नहीं है। अनुभववादी ये कहते हैं कि ज्ञान जन्मजात नहीं है और बुद्धिवादी ये कहते हैं कि ज्ञान जन्मजात है। आप और हम किस थियरी के पक्षधर हैं? हम इसके पक्षधर हैं। आप ही के सामने आज कल भर्ती आई है, आज आप उसका विज्ञापन पढ़ेंगे, किसके कितने पद आए हुए हैं, सिलेबस क्या है, पुराना पेपर क्या है। अब हम देखेंगे किस विषय से कितने कितने सवाल आ रहे हैं, कैसे सवाल पूछ रहा है, सुमेलित करवा रहा है, शुद्ध छटवा रहा है, अशुद्ध छटवा रहा है, ठीक है, कथन कारण के सवाल आ रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं, आपको अब अनुभव हो रहा है धीरे धीरे कि यस इस तरह का सवाल आता है और हमें ऐसे ऐसे इसको हल करना है और ये चीजें हमें पढ़नी है। तो मित्रों ध्यान रहे, आप में वो शक्ति है कि आप आइंस्टीन से भी ज्यादा पावर रखते हैं। आइंस्टीन E बराबर mc², उसको W और M नहीं लिखना आता था, यानी W और M को एक समझते थे। अतः 0.1 यानी 1% उन्होंने अपने ब्रेन का काम में लिया है। अतः आप यदि अपने ब्रेन का 1% काम में लेते हैं तो विश्व परिदृश्य में आपका नाम गुंजायमान होगा, ये लिख लीजिए आप। लेकिन हम हमारा 100% नहीं देते हैं, मनोबल तोड़ लेते हैं परीक्षा से पहले। ऐसे में फिर सफलता की बजाय हमें असफलता मिलती है। प्रथम चरण से लेके द्वितीय चरण और लास्ट साक्षात्कार तक आपसे कोई मिले तो आपकी बॉडी लैंग्वेज सकारात्मक होनी चाहिए, चप्पल घिसट के नहीं चलना चाहिए, कदम सधे हुए चलना चाहिए, 90 डिग्री पे आपकी कमर होनी चाहिए। सामने वाले से जब हाथ आप मिलाएं तो यूं लगना चाहिए कि सामने वाला जिंदा व्यक्ति है, संजीदा व्यक्ति है। ऐसे नहीं हाथ पकड़ा दें कि ले भाई और भाई क्या है, नहीं, अपने व्यक्तित्व को निखारिए और उसी व्यक्तित्व का परीक्षण साक्षात्कार होता है। तो मित्रों अब मैं इसके सिलेबस पे आता हूं। देखिए ये परीक्षा योजना आपका पाठ्यक्रम है, जीके और जीएस अधिकतम अंक 200 और ये 3 घंटे का पेपर होना है। सभी के अंक समान है और 1/3 अंक नेगेटिव होने पे काटे जाएंगे। ध्यान रखिए मित्रों, थोड़ा सा नेगेटिव के लिए मैं बता दूं आपको, मैं आपके ये 150 सवाल हैं और मान लीजिए आपको आए ही कितने 115। अनावश्यक रिस्क ना लें, और यदि आप रिस्क लें तो 10-12 सवालों में लीजिए। 10-12 सवाल में आपको ये लगे कि ए और सी तो नहीं है, बी और डी में से कोई है, तो आप 12 के 12 कर दीजिए तय। मान लीजिए 7 सवाल तो आपके सही होंगे, तब भी आप पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन आप पहले राउंड में ये तय ना करें, जब आप कर चुके सही उसके बाद ये निर्णय लें। भर्ती परीक्षा देने जाने से पहले किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के परीक्षा कक्ष में ना जाएं। कोई ये कहे कि 150 में 140 करना और 130 करना, नो, परीक्षा कक्ष में जाइए, ओमआर भरिए, पानी पी के आराम से बैठिए, पेपर आने दीजिए, पेपर का स्तर तय करें।
पेपर जटिल है कि पेपर सरल है, अपने आप तय कर लेंगे परीक्षा कक्ष में। पूर्व का, चाहे मैं कहूं, चाहे घर वाले कहें, चाहे कोई कहे, उन सबको बाहर छोड़ के जाना। परीक्षा कक्ष में निर्णय लेने वाला खुद विद्यार्थी, जो परीक्षार्थी है वो निर्णय ले। अतः ये नहीं करके जाए कि मुझे 115 करना है, पहले से 120 करना है, मेरे को 130 करना है, नहीं, ये परीक्षा कक्ष में निर्णय लें। और 3 घंटे का समय है, आप के पास मान लीजिए 15-20 मिनट बच गए हैं, उसमें आप जबरदस्ती सवाल करने का प्रयास ना करें, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। और न्यूनतम मेरिट रह रही है 2013 के बाद, जब से पैटर्न चेंज हुआ है। शुरू में तो 54 नंबर तक भी मेरिट रही है, फिर 76 नंबर रही है, 88 नंबर रह रही है। मतलब 200 में से 54 नंबर लाना, परसेंट नहीं, 54 नंबर, 76 नंबर, 80 नंबर, 100 नंबर तो ला नहीं सकते क्या? 100 नंबर ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा और निर्णयकारी क्षमता आपके पास होनी चाहिए। एक, हम क्या करते हैं परीक्षा कक्ष में, हमें भरना सी था और हमने सी भर दिया है, लेकिन अब हमें पता लगा कि सी आंसर तो नहीं है और डी आंसर है, और हम इसको काटने का प्रयास करें, ये कटेगा नहीं। और मान लीजिए डी भी भरिया है आप, और आपने मान लीजिए इसको साफ कर लिया है, इसको मान लीजिए आपने क्या कर लिया है, साफ कर लिया है। तो सामने की तरफ से तो आपने धोखा दे दिया है कि हाँ डी, ओमार रीडर दोनों तरफ से पढ़ता है। आपके ओमार पे लिखा हुआ होता है गोले को दबाव दे करके भरें, तो नीचे का एक डॉट उभर करके आ जाता है, आपने ओमार को देखा हो तो, और वो ओमार रीडर पढ़ता है। और मशीन दुविधा में है, ऊपर से तो कहेगी डी और नीचे से कहेगी सी और डी। ये ऋणात्मक अंकन होगा आपका -1/3। कुछ समय के लिए आप राजी हो सकते हैं रिजल्ट आने से पहले तक। अब रिजल्ट आने के बाद यदि आपके पहले से बहुत ज्यादा नंबर है तो प्रीलिम्स निकल गया, और यदि आपके 2, 4, 5 सवाल ऐसे करिए आए हो तो आप बाहर हो जाएंगे। एक ध्यान रखिए, आप परीक्षा में रोल नंबर भर रहे हैं, 5,39,430 मान लीजिए आपका रोल नंबर आ रहा है। आप 5 के नीचे 5 को काला करना था, 3 के नीचे 3 को, 9 के नीचे 9 को, और 4 के नीचे 4 को। 3 की जगह आप 2 को काला करिए। अतः आपका ओमार जब चेक होगा तो मेल नहीं करेगा, क्योंकि वो इसको पढ़ना है, और यहां 3 की जगह 2 कर दिया, 5,39,420, और ये 2 कैंडिडेट मिलेंगे 5,39,420, दोनों ओमार साइड में पटक दी जाएंगी। अब चेक किया जाएगा नाम से, पिता के नाम से, और ये कहां गलती हुई है। जिसकी गलती हुई है -5 नंबर, अगर रोल नंबर की आपने गलती की है -5 नंबर कटेंगे। और हम माने बैठे थे कि साहब मेरे तो नंबर आने चाहिए 81 और मेरिट रही कितनी 77, और कि सर मेरा तो होना चाहिए था, लेकिन मेरी कैसी माने बैठा था मैं, रोल नंबर ही आपने गलत भर दिया भाई, तो 77 से नीचे आ गए, आप बाहर हो गए। ऐसी गलती करने से आप बचें। वो परीक्षा कक्ष की बातें हैं। इससे आगे देखिए आप, अब ये हमारा सिलेबस है, शुरू हो रहा है कहां से, इतिहास से। इतिहास के तकरीबन 30 से 32 सवाल परीक्षा में आने हैं आपके। शुरू राजस्थान से हो रहा है, फिर भारत का इतिहास है। अतः राजस्थान का आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री, राजस्थान यदि आप देखोगे तो 16 से 17 सवाल हो सकते हैं, और इंडिया अगर आप देखेंगे तो कम से कम 14 से 15 सवाल आपके इंडिया से मिलने हैं। अब आप पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक पूरा पाषाण काल का सवाल हर बार आ रहा है, ये राजवंश से कोई एक सवाल आ रहा है। आधुनिक राजस्थान का उद्देश्य, यहां से सर्वाधिक सवाल आने की संभावना रहती है। फिर ये वास्तु परंपरा, मंदिर, किले, महल, यहां से ज्यादा सवाल आते हैं। फिर ये आपका संगीत, नृत्य, यहां से ज्यादा सवाल आ गए। यानी ऊपर वाला राजवंश और यहां ये एंसेंट वाला ना देके मॉडर्न ज्यादा पूछेगा आपसे।
फिर आप भारत के इतिहास पे आ रहे हो तो प्राचीन काल, मध्य काल, यहां से सवाल पूछ रहा है। लेकिन आधुनिक काल, राष्ट्रीय आंदोलन और जो नेता हैं और राष्ट्र निर्माण, नेहरू, ये सब हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, राष्ट्रवाद का उदय, राजा राम मोहन राय वगैरह, और वहां से ये चित्रकला, संगीत, ये यहां से सवाल सर्वाधिक पूछ रहा है। तो जहां से सवाल पूछ रहा है आप यूं टिक कर लीजिए कि इस टॉपिक से तो सवाल आएगा ही है भाई। मेले का सवाल आना है तो आना ही है, समाचार पत्र का एक सवाल आएगा तो आएगा भाई, तय मान लीजिए जनजाति और किसान आंदोलन का सवाल तो आएगा, एक प्रजामंडल का सवाल पूछना ही है। ठीक है, आपके ये संगीत से, वाद्य, लोक नृत्य, नाट्य, 2 सवाल तक पूछ सकता है इस टॉपिक से, बोलियों से एक सवाल पूछता रहा है, भाषा, साहित्य, धार्मिक समुदाय, ये सर्वाधिक सवाल, संत संप्रदाय, ऐसे दिमाग में हम फीड कर लेंगे कहां कहां से सवाल आ रहा है। उन टॉपिक्स को हम ज्यादा समय देंगे और जहां से सवाल कम बन रहा है वहां हम थोड़ा सा सतही चलेंगे। ध्यान रहे, हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें प्रशासनिक अधिकारी बनना है। आपको यदि कॉलेज लेक्चरर बनना है और यदि आपको स्कूल लेक्चरर बनना है तो विषय जो होगा उस विषय में बारीकी से जाएगा पेपर सेटर। लेकिन जनरल स्टडी में जनरल चीजें आती हैं, और क्योंकि राजस्थान की परीक्षा होनी है अतः राजस्थान का वेटेज ज्यादा बढ़ा करके आएगा, ताकि बाहरी विद्यार्थी जो हैं उनको कम फायदा हो, राजस्थान वालों को ज्यादा फायदा हो। आइए मित्रों, भूगोल। भूगोल में कम से कम 22 से 25 सवाल आने हैं। कितने सवाल आने हैं? 22 से 25। तकरीबन भारत के भूगोल से 11-12 सवाल पूछ सकता है, और राजस्थान का भूगोल इससे ज्यादा सवाल पूछ सकता है, आपसे 13-14 सवाल पूछ सकता है। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये 10 हो सकते हैं, ये 12 हो सकते हैं, ये 9 हो सकते हैं, ये 14 हो सकते हैं। तकरीबन सवाल 20 से 25, 22 से 25, ये एक आइडिया बता रहा हूं मैं आपको, बाकी पेपर सेटर में नहीं हूं, लेकिन हम एक रणनीति बना रहे हैं कि कहां से सवाल ज्यादा हमसे पूछ रहा है। चलिए, ये ज्योग्राफी का हो गया। अब इस ज्योग्राफी में वर्ल्ड का हमेशा कोई ना कोई पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल पूछ रहा है, मरुस्थल पूछ रहा है, पर्वत पूछ रहा है, नदी पूछ लेता है, कई बार जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से सवाल, ये करंट इश्यूज हैं, ये आपके मेंस में भी काम आएंगे, वहां से सवाल पूछ लेता है। कोई सम्मेलन हुआ है करंट इश्यूज है, इसलिए करंट से जुड़ा हुआ सवाल भी आपसे पूछ सकता है। फिर भारत का भूगोल है, मानसून तंत्र से एक सवाल आ गया, पर्वत पठार से आ गया, फसलों से आ गया, खनिज के 1 या 2 सवाल सम्मिलित करने वाले। फिर ऊर्जा के स्रोत, परंपरागत और गैर परंपरागत, तय मान लीजिए सवाल आना ही है। ये एक तरह से आपका करंट बिंदु भी है। राष्ट्रीय राजमार्ग, कोई एक सवाल अगर कोई नया बना है तो, यहां से ये सवाल हो गया। अब राजस्थान का भूगोल आपको विशेषतः पूरा पढ़ना है, क्योंकि सर्वाधिक सवाल आपको यहां से मिलने हैं। करंटली कोई नई चीज है तो उसको आप जोड़ दीजिए। मान लीजिए कोई आंकड़ा बदल गया है जनसंख्या का, या एक सवाल 2011 की जनगणना से बार बार पूछता आ रहा है, नई जनगणना हुई नहीं है, उस जनगणना को आप याद कर लीजिए, लेकिन ज्यादा याद नहीं। घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, बस ये प्रथम 2-3 जिले। प्रमुख जनजातियां, जनजातियों का सवाल आना ही है। अब आ जाइए आप पॉलिटिकल साइंस, भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली। एक तरह से लगभग पूरा ही संविधान डाल दिया है, और 18 से 25 सवाल और प्लस में 5 से 7 सवाल करंट के इसमें शामिल होंगे, क्योंकि विषय ही कैसा है, अखबारी विषय है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संविधान, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, आयोग, अखबार का 60% इसी विषय से भरा पड़ा रहता है, और इस विषय को मैं पढ़ाता हूं। एक भी सवाल आज तक कभी बाहर जाने दिया नहीं है। आरएएस हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, चाहे स्कूल लेक्चरर हो, जो पढ़ा दिया उससे बाहर जाना नहीं है। तो 18 से 25 सवाल तक आपको वैसे पूछ लेगा। 5-7 सवाल, आयोग के अध्यक्ष कौन है, पहले कौन थे, सम्मिलित कीजिए,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित अशुद्ध कथन नहीं है। ध्यान दीजिए, आपसे क्या पूछा है? अशुद्ध नहीं है। और निम्न में से कौन सा शुद्ध नहीं है? सवाल ये पूछ रहा है और बच्चा क्या अर्थ लगा रहा है? अशुद्ध पूछा है, शुद्ध पूछा है। जल्दबाजी में होते हैं हम परीक्षा कक्ष में, मैं भी विद्यार्थी रहा हूं मित्रों, इसलिए हम सबके साथ समस्या होती है। मैं भी अभी परीक्षा देने जाऊं तो एक आधी गलती मेरे से भी हो सकती है। जल्दबाजी में हमने क्या पढ़ा? अशुद्ध नहीं है और हम अशुद्ध मान बैठे। वास्तव में इसका अर्थ क्या है? वो शुद्ध पूछना चाह रहा है और शुद्ध नहीं है का मतलब वो अशुद्ध पूछना चाह रहा है। यही भाषा की कलाबाजी प्रशासनिक सेवाओं के पेपरों में होती है। यहां यदि राजस्थान पुलिस का, दिल्ली पुलिस का यदि ऐसा पेपर होता तो कहता कौन सा कथन शुद्ध नहीं है, कौन सा कथन शुद्ध है। लेकिन आरएएस दोगे, आईएएस दोगे, तब ये कहेगा निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन नहीं है, छांटिए। तो बच्चा जल्दबाजी में होता है, नहीं को छोड़ गया और नहीं को छोड़ते ही अर्थ का क्या हो गया? अनर्थ हो गया। इसलिए बहुत बारीकी से अन्वेषण कीजिए, सवाल की पूरी भाषा पढ़ना, चारों ऑप्शन देखना और उसके बाद आंसर करना। पेपर सेटर हर ऑप्शन के पास चाशनी लगाएगा ताकि मकोड़ा आए और वहीं फंस के मर जाए। हमें मकोड़ा नहीं बनना है, हमें प्रशासनिक अधिकारी बनना है। अतः उस पेपर सेटर की साइकोलॉजिकल जो इल्यूशन है उसको तोड़िए। पहले सवाल पढ़िए जहां तक प्रश्नवाचक है, फिर चारों ऑप्शन पे आइए, ए बी सी डी दूर से, और अब तय कीजिए कौन सा है। टिक कीजिए और भर दीजिए। अगर जल्दबाजी की, आते हुए सवाल गलत हो जाएंगे। और हर विद्यार्थी की समस्या है कि 150 में से 10 से 15 सवाल आते हुए गलत करता है और 10-5 सवाल बिना मतलब करिए नेगेटिव मार्किंग में सिलेक्शन होता हुआ क्या हो गया है? बाहर हो गया है। चलिए मित्रों, पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ रहे हैं, उसी में से आना कहीं बाहर नहीं है। ये इंडिया की भी है और राजस्थान की भी है। अब आइए आप इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स पे 8 से 9 सवाल आते हैं आपके और फिक्स हैं। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, राजकोषीय घाटा, राजस्व, बजट, ठीक है, कुछ अवधारणाएं, उनको लेकर के सवाल आने ही आने हैं। जैसे बजट पे सवाल आना ही है, जीएसटी, राष्ट्रीय आय, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार, आधार वर्ष पूछता रहता है हमेशा, राजकोषीय और मौद्रिक नीति, और ये आपकी मुद्रास्फीति, ठीक है। यहां से ई कॉमर्स, ये चलने को बहुत समय पहले से चल रहा है, इन पे आप विशेषतः फोकस कीजिए। मानव संसाधन वाले मुद्दे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, इनको, और फ्लैगशिप योजनाएं, वो राजस्थान की हैं तो राजस्थान की, भारत की हैं तो भारत की। दोनों फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ लीजिए आप, राजस्थान की भी और भारत की भी। 2 सवाल तो उन्हीं में से आ जाने हैं। फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, तो ये दोनों मिला के 9-10 सवाल इसमें आते हैं। अब आ जाइए साइंस एंड टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 15 से 17 सवाल आएंगे कम से कम। और ध्यान दीजिए, परंपरागत विज्ञान पूछना बंद कर रखा है। बच्चा अभी पढ़ रहा है ये स्कर्वी रोग कहाँ होगा, बेरी बेरी कहां से होगा, रतौंधी कहां से होगा, नहीं, अब वो ऑर्डिनरी हो चुका है। अब जा रहा है किस पे? बायोटेक्नोलॉजी पे। अब कहां जा रहा है? पीएसएलवी, जीएसएलवी, आपका मंगलयान, चंद्रयान, ये जो चल रहा है नया, कार्बन कटौती, जलवायु परिवर्तन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, कोपेनहेगन सम्मेलन, रियो 2.0, ठीक है, इन पे जा रहा है। अतः नई चीजें शामिल कीजिए। और फिर जैसे कोरोना वर्ग के रोग हैं, रिया ब्लड का सवाल अभी भी आ रहा होता है, ये नैनो टेक्नोलॉजी, फिर बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स जो है, यहां से सवाल। फिर उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये सर्वाधिक सवाल आ रहा है। दैनिक जीवन वाला कोई एक सवाल आपसे पूछेगा जो बिना पढ़े भी आपको आएगा।
एक ये है पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में, तो सवाल आपसे पूछ लेगा राजस्थान वाला विशेष है, जहां जहां राजस्थान है आप अलर्ट हो जाना कि सवाल यहां से पूछे ही गा, ज्यादा सवाल बनाता है। अब आपका ये मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग है, ये मित्रों ध्यान रखिए आपकी यहाँ ये रीजनिंग भी है, मेंटल एबिलिटी भी है और संख्यात्मक दक्षता भी है। इन सभी से तकरीबन 18 से 22 सवाल यहां से आने हैं और करंट कम से कम 20 सवाल। ये मित्रों आपका प्रीलिम्स का क्या है, सिलेबस है। देखिए कहां कहां से कितने सवाल आ रहे हैं। इतिहास 30 से 32, भूगोल 22 से 25, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था यहां से 18 से 22, 22 से 25 ये सवाल, इकोनॉमिक्स 8 से 9, विज्ञान और प्रौद्योगिकी 15-17 और आपकी मेंटल एबिलिटी से, गणित से, इनसे 18 से 22 और 20 सवाल आपके करंट से। ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। यदि आपने भूगोल और यदि आपने राजनीति विज्ञान, इतिहास और इकोनॉमी और करंट इन पे भी फोकस कर लिया, प्रीलिम्स निकल रही है। और गणित के सामान्य सवाल प्रतिशत का ध्यान करो, गणित का गोले का, शंकु का, त्रिज्या, वो सवाल आ रहा है, स्टैटिक्स का आ ही रहा है, बारंबार आ रहा है। एक वो बारंबारता का आपके जो भी है बहुलक वगैरह ये सवाल आता ही है। एक वो संख्यात्मक रूप से देगा कि इसमें कितना होगा, ग्रामीण जनसंख्या कितनी होगी, इस तरह से। तो आते हैं हम मेंस के सिलेबस पे। अभी प्रीलिम्स की बात है, मेंस की मैं चर्चा कर देता हूं साथ में ही आपके। इसके 4 पेपर कर दिए, पहले ये 8 पेपर हुआ करते थे 13 से पहले। अब जनरल स्टडी के 3 पेपर है और आपका चौथा पेपर है वो हिंदी और किसका है, इंग्लिश का है। तो मित्रों ये पेपर हैं 3 मेंस में, प्रत्येक पेपर 200 नंबर का है और 3 घंटे का। लेकिन यहां ऑब्जेक्टिव नहीं होगा प्रीलिम्स की तरह, यहां कैसा होगा, डेस्क्रिप्टिव होगा। ये परीक्षा आपकी लिखित होगी और यहां आपको 15, 50, 200 शब्दों में गागर में सागर भरना पड़ेगा। अतः अभी से तय करते जाना कि मुझे छोटी सी चीज पे कुछ लिखना हो तो कोमा लगा लगा के ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम 15 शब्दों में कैसे दें, फिर उसका विस्तार 50 तक कैसे ले जाएं और फिर उसका विस्तार हमें 200 तक करना हो, व्याख्यात्मक लिखना हो, वर्णन करना हो, आलोचनात्मक मूल्यांकन है, समीक्षात्मक मूल्यांकन है, ठीक है, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व का सवाल है, विशेषताओं का सवाल है, वो 200 शब्दों में हमसे पूछेगा। और करंटली कोई टॉपिक है वहां से हर हाल में एक सवाल, प्रत्येक पेपर में 2 सवाल करंटली पूछे ही पूछेगा। करंट इश्यूज, इसलिए अखबार से जुड़े रहें। एक नेशनल अखबार, एक स्टेट का अखबार, अंग्रेजी माध्यम के हो तो हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदी में अगर हैं तो हिंदुस्तान, आप राष्ट्रीय नवभारत टाइम्स है, और राजस्थान का कोई भी अखबार आप भास्कर और पत्रिका में से अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला पेपर जो जनरल स्टडी का है, उस पेपर में क्या आना है, उस पेपर में आपको राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास, आधुनिक विश्व का इतिहास, भारतीय अर्थशास्त्र और वैश्विक अर्थशास्त्र और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, सोशियोलॉजी और प्रबंधन और लेखांकन एवं अंकेक्षण, ये विस्तृत सिलेबस आपके पहले पेपर का है। और जैसे ही आप प्रीलिम्स दे लेंगे तो कुछ चीजें तो तैयार प्रीलिम्स के साथ हो जाएंगी, फिर मेंस के लिए आप पेपर देते ही 1-2 दिन आराम से घूम फिर के वापस लग जाइए अपनी मेंस के, और उसका एक एक बिंदु आप निकाल दीजिए। दूसरा पेपर हमारा जो स्टडी जनरल स्टडी का है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का है, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो आप में वो प्रशासनिक मूल्य हैं कि नहीं, आप डिसीजन मेकिंग आपकी कैसी है, आप कैसे निर्णय लेंगे और वो निर्णय कैसे आपको प्रभावशील निर्णय लेने हैं, वो सारी चीजें आपको इस एथिक्स के, मानव में एक तरह से
कि अधिकारी बन जाने पे थोड़ा सा यूं आ गया कि मैं अधिकारी हूं साहब, ये नहीं, थोड़ा सा ये भी होना चाहिए कि कोई गरीब आदमी है, कोई असहाय व्यक्ति है तो हम उसकी मदद करें। तो वो एक थोड़ी सी भावनात्मक मूल्य हमारे में हो, वो नैतिकता हमारे में हो, और भ्रष्टाचारी नहीं बने और ईमानदारी से अपना काम करें। इकाई सेकंड इसी में है आपकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो लगभग लगभग आपने प्री में पढ़ा है, थोड़ा सा उसका विस्तार रूप यहां और आ जाना है। इसके पश्चात पृथ्वी विज्ञान, जियोलॉजी और आपका जियोग्राफी वाला हिस्सा, जिसमें भारत और राजस्थान है, और सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, तीसरा पेपर। ये मेरा विषय है, राजनीति से जुड़ा हुआ, अखबार का विषय है। आपको मैं कह रहा हूं राजनीति विज्ञान यानी संविधान से जुड़ा हुआ है। यदि आप अखबार पढ़ते हैं तब भी आप यहां से बनने वाले सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। क्यों? सारे मुद्दे, जैसे आप ये चीजें परंपरागत छोड़ दोगे तो ये जितना भी आपका आगे जाके पढ़ोगे आप, जैसे विदेश नीति है अखबार से, पूरा पोर्शन, समसामयिक मामले हैं ये सारे अखबार से, जाति वर्ग धर्म संप्रदाय ये सारे अखबार, आयोग अखबारी विषय है, फिर लोक प्रशासन है, क्योंकि आपको लोक प्रशासनिक अधिकारी तो बना रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप बन रहे हैं, तो ये सारे संगठन कैसे होगा, प्रशासन कैसे चलेगा, आप पद सोपान में है तो आपकी हायरार्की सिस्टम होगा, कौन आपको कंट्रोल करेगा, कौन आपको निर्देशित करेगा, आप किसको निर्देशित करेंगे, फिर इस प्रशासन पे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल जो कंट्रोल है वो क्या क्या होगा, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा कैसा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर कैसी होगी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, जिला प्रशासन जिले का, क्योंकि आप एसडीएम बन रहे हैं तो उपखंड मजिस्ट्रेट हैं, उपखंड अधिकारी आप हैं, एसडीएम एंड एसडीओ हैं, ये सारा सिस्टम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर स्टेट ह्यूमन राइट्स आ गए, स्टेट इलेक्शन कमीशन, लोकायुक्त, आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, गारंटी अधिनियम, लोक सुनवाई 2012, ये, और लास्ट में है खेल, योग, व्यवहार और विधि, ये बाद में जोड़ा गया है, शुरू में नहीं था, ये पिछले सत्र में इसको जोड़ दिया गया था, क्योंकि आजकल करंटली योग भी चल रहा है, थोड़ा विधिक ज्ञान भी आपको होना चाहिए। तो वो विधिक ज्ञान भी ये है कि विधि की अवधारणा क्या है, सूचना का अधिकार, वही नॉर्मल जो फिर स्त्रियों और बालकों के प्रति जो अपराध हैं वो, ये सारे मैं पढ़ाना हूं आपको, क्योंकि एलएलबी भी कर रखी है तो लॉ वाला पोर्शन भी मैं लूंगा आपको पूरा। ये आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट स्टेट के जो हैं, ये इस तरह का, ये 3 पेपर हैं। और चौथा पेपर जो आपका है वो हिंदी का है और इंग्लिश का है। ये हिंदी और तो है 120 नंबर की, संधि, संधि विच्छेद, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, प्रशासनिक शब्दावली, आपका संशक्तिकरण, वर्गीकरण, प्रारूप लेखन है, पत्र लेखन है, निबंध लेखन है, ये 120 नंबर का। जब मैं आरएस दिया करता था 200 में से, पहले हमारे 200 नंबर का पेपर होता था, 140 नंबर तक मेरे इस हिंदी में आए हैं, पहले 200 का था, और अंग्रेजी जो अलग पेपर हुआ करता था, अब हिंदी और अंग्रेजी को 200 का कर दिया है, 120 का हिंदी, और इंग्लिश जो है वो है आपके 80 नंबर का। तो ये आपकी इंग्लिश है जो 10वीं तक का है, टेंस, वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह, पत्र लेखन यहां भी है आपका, पैराग्राफ राइटिंग वगैरह है, और वन वर्ड है, फ्रेज है, सिनोनिम्स, एंटीनोम्स, ये वगैरह। नॉर्मली हर हाल में एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक सवाल आएगा, टेंस का आएगा, आर्टिकल का आएगा ही आएगा, प्रीपोजिशन आना ही है, जो हम 10वीं में पढ़ रहे थे वो है। तो मित्रों ये मेंस जो है, प्रीलिम्स सिर्फ छटनी के लिए है, 15% आपको पास करने हैं, 15% की मेंस आनी है। मेंस में नंबर 800 का पेपर है, प्लस 100 नंबर आपके किसके हैं, व्यक्तित्व परीक्षण के हैं, साक्षात्कार के हैं। और आप रिजल्ट देखते हैं, 50% जिसके आए हैं, 450 प्लस जिसके आ गए हैं, 500 तक चले गए हैं, प्रॉपर सीट तक मिल जाती है, एसडीएम मिल जाता है। लेकिन हमें हिम्मत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि पूरा सिलेबस पूछता ही कहाँ है,
आप जब रणनीति बनाएंगे कि कहां कहां से सवाल पूछ रहा है, कैसे कैसे पूछ रहा है, तो एक फ्रेमवर्क आपके दिमाग में चला जाएगा। ध्यान रखिए मित्रों, घर चलाना हो, परीक्षा पास करनी हो या युद्ध जीतना हो, इन सब में हमें रणनीति चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए। पहले दिमाग में हमारे होना चाहिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं, कैसे हमें करना है। बिना रणनीति के नहीं, सिर्फ किताब लेकर के यूं पढ़ करके पढ़ रहे हो, उससे नहीं। क्या पढ़ा, कितना पढ़ा है और मुझे कितना याद हुआ है, इसका एनालिसिस आप रोज सोने से पहले करेंगे कि मैंने आज 8 घंटे पढ़ाई की, इस 8 घंटे में मेरा गेन प्रतिशत क्या है। ध्यान मित्रों, गेन प्रतिशत का मतलब आपने प्राप्त क्या किया है। मान लीजिए कोई बच्चा 12 घंटे पढ़ता है और 12 घंटे में वो गेन करता है सिर्फ 2 ही घंटे का, सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप 14 घंटे पढ़ लें। एक बच्चा 6 ही घंटे पढ़ता है लेकिन उसे 5 घंटे का याद है, गेन है, गेन कर लिया उसने, तय मान लीजिए टॉपर होगा। ऐसे विद्यार्थी हम पढ़ते थे, जब भी देखते थे खेल में भी नंबर 1 है, लड़ाई में भी नंबर 1 है, फिल्म देखने में भी भगोड़ा है, चारों तरफ भगता भी रहता है, लेकिन रिजल्ट आता था यूनिवर्सिटी का तो टॉपर होता था। तो ये कहां से, जितना पढ़ा उसने पूर्ण ध्यानमग्न होकर के पढ़ा और लिख आया, नंबर अच्छे आ गए। और हम सिर्फ यूं देखने के लिए, दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं। अपने आप को एक तपस्या रत बालक बना लीजिए और स्कूल के बच्चे बन जाएं। जहां भी, जिस भी कोचिंग संस्थान में आप जाएं, ध्यान रहे प्रथम 5 दिन आप जितना अनुशासित रहते हैं और जितने जिज्ञासु रहते हैं, वो 1 महीने बाद नहीं रहते। शुरू से लेके लास्ट तक आप जिज्ञासु बने रहें और टीचर से सवाल करें। 600 के बैच में बैठ करके आपने हजारों रुपए दे रखे हैं, सवाल पूछने की अनुमति तो होनी चाहिए। कितना रेवेन्यू जा रहा है उसके पास, सवाल कीजिए और वहीं क्लास में कीजिए, आपने पे किया है उसको और ये काम है टीचर का, बताएगा। लेकिन हम सिलेबस ही नहीं रखते हैं हमारे पास, हमें ये नहीं पता कि पेपर में सवाल आ कैसे रहा है, सिर्फ मेले का हिस्सा बन करके हम बैठ करके आ गए। नहीं, यदि आप उस भीड़ का हिस्सा बन के आ रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी नहीं बन रहे हैं। उस भीड़ में 600 में से 15-20 बच्चे ऐसे हैं जो सवाल पूछते रहते हैं और टीचर उनको धमका करके बैठा देता है। क्यों? क्योंकि सवाल कहीं बेइज्जती ना हो जाए टीचर की, अतः टीचर को बेइज्जती महसूस नहीं करनी चाहिए। वो बच्चा ही उसको संपूर्ण कर रहा है। वो टीचर 5 किताबें पढ़ करके आएगा, सवाल नहीं आया तो सॉरी बोल दीजिए बेटा, सॉरी कल बताऊंगा बेटा, क्या फर्क पड़ जाना है साहब, और पढ़ करके बता दीजिए बच्चे को कि साहब ये थियरी ऐसे है, ये फैक्ट्स ऐसे है, ये व्यवस्था ऐसे है बेटा, ठीक है। लेकिन वो क्योरीज पूरी हो कब, जब विद्यार्थी जागरूक हो। एक ध्यान रखिए मित्रों, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, बच्चा कोई सवाल करे, आप उसके ऊपर मत हंसा करो, क्योंकि आप हंस करके उस बच्चे का मनोबल तोड़ देते हो, वो सवाल पूछना बंद कर देता है। ध्यान रखना, वो सवाल पूछ रहा है, आप सबके लिए पूछ रहा है, आप जितने बैठे हैं सबके लिए पूछ रहा है। उस बच्चे का मनोबल बढ़ाइए और हो सके तो खुद भी सवाल पूछिए और कैसे कैसे सवाल आते हैं उस पर परिचर्चा कीजिए। एक स्वस्थ परिचर्चा होनी चाहिए, किसी टीचर को परेशान करने के लिए भी नहीं हो कि साहब परेशान करने का मकसद हो, नहीं, परीक्षा में कैसे सवाल आएंगे सर, उस ओर ले जाइए। पद्मनी को 3 घंटे पानी पिलाने से बढ़िया है पद्मावत रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है, सवाल ये आएगा। पद्मनी का गला पानी दिखता था, नहीं गुरुजी कहानी नहीं है, कहानी नहीं चाहिए, मोटिवेशन देना है, हमें मनोबल बढ़ाना। ले लीजिए आप एक सेशन का 1 घंटे में से आप 15 मिनट ले लो, 10 मिनट ले लो, कभी कभी हमें मोटिवेट भी कर दीजिए। लेकिन पढ़ाने के दौरान कोई कहानी पढ़ा रहा है और सिर्फ अपना घंटा पूरा कर रहा है, नो, ऐसे टीचर को कह दीजिए सर विषय पे लौट आइए, कहानी नहीं पढ़ने आए हम इतनी दूर से। आपका रहना खाना जोड़ोगे तो कितना महंगा पड़ता है, कोचिंग की फीस से कहीं 5 गुना आपका मकान का किराया और आपका रहना खाना हो रहा है। इसलिए आप घर वालों पे कितना 1 साल के 2 लाख रुपए में पड़ते हैं यदि आप बाहर जाते हैं तो। अतः मित्रों, उस एक एक पैसे का हिसाब रखा करो और अपने माता पिता के जो सपने हैं
उन्होंने आपके रूप में देख रखे हैं, उसको पूरा करना, सीधे जाना और सीधे आना। नमस्कार मित्रों, समय समय पर मैं मिलता रहूंगा। ओके।